मार्च 2018 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उस सीरीज का ये हमारा 7वां और लास्ट सवाल है। ये मार्च 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तारीख 31/3/2024 के दिन संकल लिमिटेड का सकल तलपट निम्नलिखित है। तो ये सकल तलपट दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया, अन्य जानकारी। समायोजन, 2 समायोजन दिए हैं। अंतिम माल का स्टॉक 1,26,000। लाभ का 50% करवेरा का प्रावधान है। दिए गए विवरण पर से तारीख 31/3/2024 के दिन पूरे होते वर्ष के लिए कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। हिसाबों से संबंधित प्रविष्टियाँ आवश्यक नहीं है। यहाँ पर वार्षिक हिसाब तैयार करने के बोला है, इसलिए पक्की तलपट के साथ साथ हमको लाभ हानि पत्रक भी बनाना पड़ेगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ से ही पहले हमको फॉर्म बना लेना है। फॉर्म में आपको ध्यान रखना है कहाँ पर किस जगह पर जगह छोड़नी है, तो आपको मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हमारा लाभ हानि का पत्रक है। लाभ हानि का पत्रक आपको यहाँ पर स्टॉक में परिवर्तन में एक जगह खाली रखनी है, क्योंकि यहाँ पर समायोजन दिया है उसका भी लिखना पड़ेगा। अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक दोनों दिए हुए हैं, बराबर, इसके लिए। और यहाँ पर इस तरह से आपको बना लेना है। तो ये हमारा पक्की तलपट का इक्विटी और दायित्व का तरफ दिया गया है। यहाँ पर हमने जगह छोड़ी नहीं है, आप भी मत छोड़ें, बराबर, इस तरह से बनाया हुआ है। ये हमारा संपत्ति की तरफ का बनाया हुआ है, बराबर, इस तरह से आपको यहाँ भी बना लेना है। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर दिया है इक्विटी शेयर पूंजी 7,20,000 है। कहाँ पर आएगा, तो आपको पता है इक्विटी और दायित्व की तरफ आएगा। कहाँ पर, पहला है शेयर धारकों का फंड या भंडोल, उसके अंदर शेयर पूंजी लिखी है, वहीं हमको लिखना है। तो यहाँ पर शेयर धारकों का फंड लिखा है, शेयर पूंजी लिखी है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं किस प्रकार की शेयर है, इक्विटी शेयर है, तो यहाँ लिखते हैं इक्विटी शेयर। ओके, कितना है, 7,20,000 है, 7,20,000 है। ओके, फिर लिखा है हमारे पास है ऑफिस और विक्रीय खर्च 72,000 दिया है। कहाँ पर आता है, लाभ हानि पत्रक में आता है। लाभ हानि पत्रक में आप देखोगे तो खर्चों के अंदर आता है। खर्चों के अंदर देखोगे तो अन्य खर्च में आएगा, बराबर, तार टपाल ऑफिस बिक्री खर्च वहाँ पर आता है। तो यह है लाभ हानि पत्रक, खर्च के अंदर आता है, अन्य खर्च के अंदर। ओके, इसके अंदर अन्य खर्च के अंदर ऑफिस से संबंधित आता है, तार टपाल वगैरह वगैरह खर्चे आते हैं, बराबर। ऑफिस और बिक्री खर्च यहीं आएगा। ऑफिस और बिक्री खर्च कितना दिया गया है, तो ये दिया है 72,000, तो यहाँ लिखते हैं 72,000। ओके, आगे देखते हैं। अब दिया है खरीदी, दिया है 12,78,000 दिया गया है। कहाँ पर आएगा, तो लाभ हानि पत्रक में खर्चों के अंदर खरीदी दी है, वहीं आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये लाभ हानि पत्रक है। लाभ हानि पत्रक में खरीदी दी है, तो सीधे सीधे खरीदी ही दिया है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 12,78,000। ओके, आगे देखते हैं। फिर दिया है 10% के डिवेंचर 3,60,000 दिए हैं। कहाँ पर आएगा, तो इक्विटी और दायित्व में आएगा। मुख्य शीर्षक होगा बिन चालू दायित्व होंगे, ये बिन चालू दायित्व के अंदर आएगा। उसके अंदर दिया है उप शीर्षक है दीर्घकालीन उधारी रकम में हम लोग डिवेंचर लिखते हैं। ओके, इक्विटी दायित्व में बिन चालू दायित्व दीर्घकालीन उधारी रकम में हम लोग लिखते हैं 10% के डिवेंचर। ओके, कितने हैं, 3,60,000, तो यहाँ लिखते हैं 3,60,000। ओके, 3,60,000 लिख दिए हैं। अब दिया है बिक्री। बिक्री कैसा है, तो बिक्री है लाभ हानि पत्रक में आएगा। ओके, लाभ हानि पत्रक में 28,80,000 दिया है, तो कहाँ पर आएगा, लाभ हानि पत्रक में कामकाज के विवरण में से उपज, वहाँ पर हमको लिखनी है। लाभ हानि पत्रक में आएगा बिक्री, यहाँ पर लिखा ही है हमने, कितना है, 28,80,000, 28,80,000 आता है। ओके, अब देखते हैं सॉफ्टवेयर दिया गया है 3,60,000, तो ये सॉफ्टवेयर क्या है, संपत्ति है। संपत्ति में किस प्रकार की स्थायी संपत्ति है, स्थायी संपत्ति में हम लोग देखेंगे तो ये बिन चालू संपत्ति, सबसे पहले बिन चालू संपत्ति, बिन चालू संपत्ति के अंदर स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति के अंदर ये अदृश्य संपत्ति है, तो हम लोग इसको लिखते हैं।
तो यहाँ लिखते हैं अदृश्य संपत्ति में ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर, ओके, सॉफ्टवेयर 3,60,000 है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे बोनस दिया है। बोनस किससे संबंधित है, कर्मचारी से संबंधित है, इसलिए कर्मचारी का लाभ का खर्च आ गया, यानी लाभ हानि खाते के लाभ हानि पत्रक के अंदर आपको खर्च में देखेंगे, खर्च में कर्मचारी के लाभ का खर्च दिया है, बोनस 72,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये लाभ हानि पत्रक है हमारा। ओके, लाभ हानि पत्रक में कर्मचारी लाभ का खर्च लिखा है, इसके अंदर लिखेंगे बोनस। बोनस कितना है, बोनस है 72,000। अभी डायरेक्ट लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर वेतन भी दिया हुआ है। ओके, तो वेतन भी कर्मचारी से संबंधित खर्च है, कितना है वेतन, 9 लाख है। ओके, इन दोनों को साथ में लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वेतन 9 लाख। अब दोनों आएंगे 9,72,000, यहाँ लिखते हैं 9,72,000 लिखना है। ओके, आगे देखते हैं। अब डिवेंचर का ब्याज 36,000 है, ये कहाँ पर आएगा, तो डिवेंचर का ब्याज जो है लाभ हानि पत्रक में खर्च में ही आता है। खर्च के अंदर किस प्रकार का खर्च है, तो वित्तीय खर्च है, यानी वित्तीय लागत में आता है। तो यहाँ पर देखोगे कहाँ पर दिया, ये रहा वित्तीय लागत दिया ना लाभ हानि पत्रक में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवेंचर पर ब्याज, डिवेंचर पर ब्याज कितना है, 36,000 है। ओके, डिवेंचर पर ब्याज 36,000 है। अब हमारे पास दिया है यहाँ पर प्रोविडेंट फंड 14,400 दिया है। प्रोविडेंट फंड कहाँ पर आता है, तो ये आता है इक्विटी, पक्की तलपट के इक्विटी दायित्व की तरफ। किस में आएगा, बिन चालू दायित्व में आएगा। बिन चालू दायित्व में कौन सा उपशीर्षक है, तो दीर्घकालीन प्रावधान आता है, उसके अंदर प्रोविडेंट फंड आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दीर्घकालीन प्रावधान है, पक्की तलपट में इक्विटी और दायित्व की तरफ, बिन चालू दायित्व में दीर्घकालीन प्रावधान में आता है। क्या लिखेंगे, प्रोविडेंट पीएफ लिख देते हैं। प्रोविडेंट फंड कितना है, 14,400 दिया हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। अब ज़मीन मकान दिया 6,84,000। अब ज़मीन मकान को आपको पता है ना कहाँ पर आता है, तो ज़मीन मकान संपत्ति में आएगा। संपत्ति में कौन सी संपत्ति है, बिन चालू संपत्ति। बिन चालू संपत्ति में स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति के अंदर दृश्य संपत्ति गिनी जाएगी। तो ये पक्की तलपट की संपत्ति साइट है, बराबर। स्थायी संपत्ति के अंदर यहाँ पर दृश्य संपत्ति है, तो यहाँ लिखते हैं ज़मीन मकान। ज़मीन मकान कितना है, ज़मीन मकान 6,84,000 है। ओके, आगे देखते हैं। प्रारंभिक स्टॉक लिखा है, इसको बाद में करेंगे क्योंकि अंतिम स्टॉक है, दोनों का करना पड़ेगा हमको। प्राप्त ब्याज, प्राप्त ब्याज जो है 46,800 है। ओके, तो प्राप्त ब्याज कितना है, 46,800 है। वो कहाँ पर आएगा, तो कहाँ पर आएगा, तो ये है लाभ हानि पत्रक के अंदर आएगा। लाभ हानि पत्रक के अंदर तो ये अन्य उपज में गिना जाता है। ओके, कहाँ पर गिना जाएगा, अन्य उपज में। अब यहाँ पर देखो बोले सर ये वित्तीय लागत में नहीं आता है, तो हम लोग वित्तीय लागत में मतलब हमको ब्याज देते हैं वो आता है। तो यानी ये हमारी उपज है, हमको ब्याज मिला हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं प्राप्त ब्याज। प्राप्त ब्याज, और इसके अंदर प्राप्त भत्ता आता है, और कितना है यहाँ पर, तो ये है 46,800। 46,800 है, 46,800। ओके, आगे दिखते हैं। तो ये हमारे पास है देनदार। देनदार कहाँ पर आता है, 5,40,000 है। देनदार कहाँ पर आता है आपको पता है ना, चालू संपत्ति के अंदर। संपत्ति के अंदर चालू संपत्ति, चालू संपत्ति के अंदर व्यापारी लेना में आता है, तो हम लोग लिखते हैं 5,40,000। ये हमारा संपत्ति साइड का दिया है, और ये है हमारा व्यापारी लेना। क्या है ये, देनदार। तो यहाँ लिखते हैं देनदार। देनदार कितना है, तो देनदार है 5,40,000 है। ओके, 5,40,000। अब लेनदार लिखा है। लेनदार कहाँ पर आता है, इक्विटी दायित्व की तरफ, चालू दायित्व में आता है। चालू दायित्व में व्यापारी देना है। व्यापारी देना में लिखेंगे हम लोग 28,800। तो ये रहा हमारे पास यहाँ पर लिखा है। और वह पक्की तलपट की इक्विटी दायित्व की तरफ चालू दायित्व व्यापारी देना लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेनदार। ओके, लेनदार आया, कितना आया है,
तो ये 28,800 आता है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो अब सबसे पहले हमको करना पड़ेगा अंतिम माल का स्टॉक। इसकी दो एंट्रियाँ होंगी, एक होगा लाभ हानि पत्रक में और एक संपत्ति तरफ हम लोग लिखेंगे माल सामग्री में लिखते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग पक्की तलपट में लिख लेते हैं। ओके, अब पक्की तलपट में लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम स्टॉक माल सामग्री, यानी चालू संपत्ति में माल सामग्री में अंतिम स्टॉक कितना है, तो 1,26,000 है, 1,26,000 लिखा हुआ है। ओके, दूसरा लाभ हानि पत्रक में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्रारंभिक स्टॉक 1,08,000 है और अंतिम स्टॉक 1,26,000 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, कहाँ पर है, यहाँ स्टॉक परिवर्तन लिखा है ना लाभ हानि पत्रक में स्टॉक परिवर्तन, तो यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक स्टॉक कितना है 1,08,000 माइनस अंतिम स्टॉक कितना है, अंतिम स्टॉक है 1,26,000 ओके, यहाँ 1 है, 1,26,000। इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है 1,08,000 माइनस 1,26,000 कितना आता है 18,000 आता है, वो भी माइनस में आए तो हम लोग कोष्टक में लिखते हैं 18,000। ओके, सब अभी हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, करवेरा का करेंगे। करवेरा का ज्ञात करने से पहले हमको इन सब का टोटल करना पड़ेगा, तभी करवेरा का प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ टोटल करते हैं। इस तरह से पूरी लाइन खींचनी है यहाँ पर लाभ हानि पत्रक में, पक्की तलपट में नहीं लिखना है। ओके, ऐसे खींचना नहीं है। यहाँ पर यहाँ पर लिखा है ना कुल उपज मतलब 1 + 2। ओके, यानी पहला और दूसरे को टोटल करते हैं। यहाँ पर लिखा है 28,80,000। 28,80,000 में 46,800 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 29,26,800 आता है। ओके, 29,26,800 आता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे आगे, इसका टोटल करते हैं कुल खर्च का। तो कुल खर्च यहाँ पर आएगा, यहाँ पर है पहले 12,78,000 प्लस माइनस करेंगे 18,000, तो माइनस 18,000 कर देते हैं। अब प्लस करेंगे 9,72,000 प्लस 36,000 प्लस 72,000। ओके, तो हमारे पास आता है यहाँ पर 23,40,000 आता है। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, आयकर के पहले का लाभ कितना है, तीसरे में से चौथा घटाना है। तो तीसरा हमारा आया था ये 29,26,800 में से 23,40,000 घटाना है। तो 29,26,800 में से 23,40,000 घटाना है, कितना आता है, तो ये आता है 5,86,800 आता है। अब करवेरा का देखते हैं, करवेरा कितना दिया है, 50% करवेरा का प्रावधान करना है। तो 50% करते हैं इसका 5,86,800 का कितना प्रतिशत है, गुणा करते हैं, का की जगह पर गुणा 50%। ओके, इसका गुणा 50% करते हैं तो हमारे पास आता है 2,93,400। इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मिलता है, माइनस करके बराबर दबाओ तो इतना ही मिलेगा 2,93,400। ओके, ये अभी इसकी पहले एंट्री करेंगे। करवेरा की यहाँ पर हो गई, और करवेरा का कहाँ किया जाएगा, तो ये हमारा इक्विटी दायित्व है। इक्विटी और दायित्व में आएगा चालू दायित्व गिना जाता है करवेरा। चालू दायित्व के अंदर कहाँ पर आता है, अल्पकालीन प्रावधान में लिखते हैं करवेरा को। ओके, तो वहाँ पहले लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हमारे पास ये इक्विटी
दायित्व की तरफ चालू दायित्व है, चालू दायित्व में अल्पकालीन प्रावधान है, उसके अंदर लिखते हैं करवेरा का प्रावधान कितना है करवेरा का प्रावधान, तो है 2,93,400। ओके, और क्या लिखेंगे, और हमारे पास आएगा यहाँ पर क्या आता है यहाँ, तो यहाँ देखेंगे आयकर के बाद का लाभ। आयकर के बाद का लाभ हमारे पास दिया गया है, कितना है आयकर के बाद का लाभ, 2,93,400 है। ओके, अब 2,93,400 कहाँ लिखेंगे, इक्विटी और दायित्व में, पक्की तलपट में इक्विटी और दायित्व की तरफ लिखेंगे, शेयर धारकों के फंड में, शेयर धारकों के फंड में अनामत और आधिक्य में लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा अनामत और आधिक्य में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लाभ हानि पत्रक का लाभ कितना है, 2,93,400 है। ओके, आप ये पेन ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या वीडियो की प्लेलिस्ट की या वीडियो के नीचे दी गई है या डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ उस लिंक से आप ये पेन खरीद सकते हैं। बहुत ही शानदार पेन है, लिंक का पेंटोनिक पेन है, बोर्ड की परीक्षा में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले पेनों में से ये एक है। ओके, आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब हम लोग यहाँ का टोटल वोटल सब कर लेते हैं। हाइप भी कर दीजिएगा और दबा के शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, इधर हमारे पास आता क्या है, तो इधर हमारे पास ऐसी लाइन खींचना है, पूरी लाइन यहाँ खींचनी नहीं है। ओके, तो यहाँ जोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो यहाँ जोड़ते हैं, कितना आता है, 7,20,000 प्लस 2,93,000 जोड़ते हैं, 93,400 है, सॉरी 93,400 बराबर कितना आता है, तो ये आता है हमारे पास 10,13,400 आता है। ओके, यहाँ पर ये दिया नहीं है तो यहाँ पर टोटल करते हैं, 3,60,000 प्लस 14,400 कितना आता है, 3,74,400 आता है। ओके, यहाँ इसको डैश, यहाँ डैश, इनको जोड़ते हैं, कितना आता है, 28,800 प्लस 2,93,400, 2,93,400 कितना आता है, तो ये आता है 3,22,200 आता है। ओके, अब यहाँ का हम लोग कुल योग कर लेते हैं, कुल योग यहाँ पर टोटल मार देते हैं सबका, 3,22,200 प्लस 3,74,400 ओके, प्लस 10,13,400 कितना आता है, 17,10,000 आता है। उधर साइड का टोटल करते हैं। अब संपत्ति तरफ का टोटल करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बिन चालू विनियोग नहीं दिया था, लोन धिराण नहीं है, अन्य बिन चालू संपत्ति नहीं थी। इन दोनों का टोटल करते हैं तो कितना आता है, 6,84,000 प्लस 3,60,000 कितना आता है, 10,44,000 आता है, 10,44,000। इधर चालू विनियोग नहीं है, रोकड़ समकक्ष नहीं है, अल्पकालीन लोन धिराण नहीं है, अन्य चालू संपत्ति नहीं है। इन दोनों का टोटल करते हैं, 1,26,000 प्लस 5,40,000 कितना आता है, 6,66,000 आता है। ओके, अब इन सब का टोटल करते हैं, यहाँ लिखते हैं कुल योग। कुल योग कितना आता है, 6,66,000 प्लस 10,44,000 कितना आता है, 17,10,000 आता है। तो दोनों का टोटल सेम आ गया है, तो सवाल पूरा हो गया। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।